कि हमें पता था कि आज आरओ का पेपर था जो 2023 में फॉर्म भरा गया था, तो उसी के प्रश्नों को आज हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन है बिना मिट्टी के पौधा उगाना, सब्जियों का अध्ययन करना, पौधों में कलम लगाना, और डी ऑप्शन मृदा संरक्षण करना। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिना मिट्टी के पौधे उगाने को ही हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें ठीक है, इसमें केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल के साथ उगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारक है कि अभिकथन है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों को में संचित किया जाता है, और कारण है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो शीघ्र ही स्टार्च में बदल जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है कि ए कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अभिकथन सत्य है किंतु कारण गलत है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या करते हैं। और डी ऑप्शन है कि अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है कि इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, कि इसके कथन ए और दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, दोनों कथन जो हैं वो इसके सही हैं, कथन भी और कारण भी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सूची को सुमेलित करना है कि प्राकृतिक स्रोत उनसे अम्ल। तो बताना है कि सिरका, इमली, खट्टा दूध या फिर बिच्छू का डंक। तो सिरके में जो है वो एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है और बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है। तो पहले का तीसरा और बी का चौथा। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर माउंटबेटन योजना। तो इनमें कौन सा जो है वो सही कालक्रम आएगा। तो इसका सही जो कालक्रम है कि कैबिनेट मिशन का जो गठन था, ये कैबिनेट मिशन वो 1946, ठीक है, और क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भी 1942 लेकिन क्रिप्स मिशन के बाद हुआ था, और माउंटबेटन योजना 1947। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे, और दूसरा कथन है इस संप्रदाय का मौलिक में काफी मान रहा है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, केवल दो। ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के लोग वनों के बजाय भिक्षुओं की तरह रहते हुए और भिक्षाटन करते थे, और शहर और गांव में वो रहते थे, ना कि वनों में रहते थे। और मौर्य काल में इनका काफी प्रभाव था, इस जैसे कि अशोक और उसके वंश के शासक दशरथ ने उनके लिए गुफाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इनमें कौन सा कथन सही है, केवल एक, दोनों, केवल दो, या तो ना तो एक ना ही दो। तो जो इसका जो सही कथन है वो है आपका बी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो है वो सही है। बदरुद्दीन तैयब 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, और सरोजिनी नायडू 1917 में सरोजिनी नायडू जो है वो 1917 में 1924 में बनी थी, जबकि एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर। सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन,
केवल एक। पहला सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, लेकिन वो पहली भारतीय महिला थी। लेकिन इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी थी। अगला प्रश्न है, लाहौर संधि 1846 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में गुजर नहीं सकती थी। तुम्हें कौन सा कथन सही है ये चुनना है, केवल एक, 1 2 3, 2 1 और 2, या फिर 2 और 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन, पहला और दूसरा कथन सही है, और तीसरा कथन जो गलत है, क्योंकि सेना जो है वो अब सिख राज्य से गुजर करके किसी अन्य राज्य पर आक्रमण कर सकती थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि इसमें एकता किसे कहते थे, महरौसा किसे कहते थे, खालसा किसे कहते थे, और सिख किसे कहते थे। तो जो इसका सही जो आंसर है, एकता जो थी एकता जो था वो भूमि राजस्व था। महरौसा जो था वो संरक्षित नगर था। खालसा जो थी वो राज्य प्रशासन के अधीन भूमि थी, और सिख जो थी वो एक प्रशासन का भाग हुआ करता था। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, पहला, मतलब पहला कथन इसका जो पहला जो विकल्प है वही सही है। अगला प्रश्न है, नॉक-नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है भारी धातुओं, नाइट्रस, फ्लोराइड्स या फास्फेट। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, फ्लोराइड्स, मतलब फ्लोराइड्स इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनॉक्सीकृत रक्त को मिलने को सह सकते हैं, और उभयचर जो है वो 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो है कथन सत्य है, ठीक है, जो कथन है वो सत्य है, लेकिन कारण जो है वो गलत है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि उभयचर जो होते हैं वो 2 कक्ष वाले हृदय वाले प्राणी होते हैं, ना कि कौन सा सही है सॉरी। तो इसका सही जो आंसर है कि ए सत्य है, आर गलत है, क्योंकि उभयचर जो होते हैं वो 2 कक्ष नहीं, वो 3 कक्ष वाले प्राणी होते हैं, तीन कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं, ना कि 2, इसलिए दूसरा कारण जो है गलत है, अब कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क में कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? सेरेबम, पॉन्स, सेरेबेलम या फिर मेंडुला। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सेरेबेलम। अगला प्रश्न है, रक्त एक प्रकार का है उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, रक्त एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है। अगला प्रश्न है कि निवेश मित्र योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। निवेश मित्र योजना जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी,
दिसंबर 2024 में, बस नहीं सॉरी, ये 2024 में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 578 अमेरिकी बिलियन डॉलर या 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 629 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 653.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 653.97 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? आईने अकबरी, मंजिल आबादी, सुलह कुल या सिपह आबादी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, आईने अकबरी। और ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, 539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नामदेव या फिर गुरु अंगद। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप, धमेक स्तूप या भरहुत का स्तूप। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, केसरिया का स्तूप। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन पद से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो इसका कौन सा अनुच्छेद है? 16(4), 16(2), 15 या फिर 17। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। एक मिनट, इसका सही जो आंसर है वो है अनुच्छेद बी, 16(2). 16(2) कहता है कि किसी के खिलाफ कोई भी सरकारी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं समझा जाएगा, चाहे धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो, लिंग हो, वंश हो या जन्म स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समता का अधिकार 14 से 18, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो इनमें कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 23 से 24। यही गलत है क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए? भाग 14 में, भाग 16 में, भाग 15 में या भाग 17 में? तो सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? बलराम जाखड़, मीरा कुमार, रवि राय या जीवी मावलंकर। सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है? शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव या फिर क्रिप्स मिशन। तो जो इसका सही जो आंसर है कि सबसे पहले जो उसमें घटनाओं में है, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर इसके बाद शिमला सम्मेलन, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 42, शिमला सम्मेलन 1945 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रण पोर्टल का उपयोग क्या है? जल प्रदूषण की निगरानी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण। तो सही इसका जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बिहार। सी ऑप्शन, बिहार।
अगला प्रश्न है जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं वन, लाइकेन, अधिपादप या घास स्थल। सही आंसर जो है वो है आपका ए ऑप्शन वन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? मध्य मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, मुंबई, इंदौर या फिर हल्दिया। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन विशाखापट्टनम, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक और स्थलरुद्ध बंदरगाह। अगला प्रश्न है ऊर्जा का 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ओडम, टाइंसले, लिंडमैन या फिर हैकले। जो सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन लिंडमैन। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप या फिर पांडिचेरी। तो जिसका सही जो आंसर है वो है पांडिचेरी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है वह पौधे जो वर्ष भर तापमान में एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टेनोथर्मल, माइक्रोथर्मल, यूरिथर्मल या हेक्सटोथर्मल। जिसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन यूरिथर्मल। अगला प्रश्न है सोलहवें वित्त आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए कि 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ और अरविंद पगडिया इसके अध्यक्ष हैं। तो इसके कौन सा कथन सही है? केवल एक, दोनों या केवल दो या फिर ना तो एक ना ही दो। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन क्योंकि आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2024 को नहीं हुआ है, 2023 को है। ठीक है, इसलिए इसका पहला कथन जो है वो गलत है और अरविंद पगडिया इसके अध्यक्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? इथेनॉल, साइकोसेल, मैलिक हाइड्राइड, इंडोल्थी ब्यूटेरिक एसिड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन इथेनॉल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इटावा पायलट परियोजना, सहकारिता आंदोलन, अधिक अन्न उपजाऊ और सेवाग्राम परियोजना। तो इसका सही जो आंसर है, जो सही सुमेलित है और इसका है इटावा पायलट परियोजना, अल्बर्ट मेयर, यही सही है, बाकी जो है सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? एपिस मेलिफेरा, लैसिफर लैक्का, बॉम्बिकस मोरी या हेलिकोवर्पा आर्गेमिस। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है हेलिकोवर्पा आर्गेमेरी, मतलब कि डी ऑप्शन का जो है वो सही है। डी ऑप्शन का जो है वो सही है। ठीक है, ये हानिकारक कीट है जिसे आमतौर पर कपास में जो फली छेदक के रूप में से जानते हैं। अगला प्रश्न है विनाशकारी कीट और पीड़ित अधिनियम कब पारित हुआ? 1914, 1946, 1929 या फिर 1957। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 1914। अगला प्रश्न है इंटेल कोर i9 किस प्रकार एक प्रकार का प्रोसेसर है? हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है या कोई नहीं? तो सही इसका आंसर जो है
वो इंटेल i9 एक प्रकार का जो है वो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, एक मैक मीडिया, एक मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 32, 64, 48 या 128? जिसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन 48। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट किया और फिर पांड्य राजाओं को पकड़ लिया? राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या कुलोत्तुंग? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, अमरावती भव्य स्तूप का निर्माण द्वार कराया गया? सातवाहन राजवंश के द्वारा, शुंग राजवंश के द्वारा, मौर्य वंश या फिर वाकाटक वंश? जिसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन सातवाहन वंश के द्वारा। अगला प्रश्न है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1575, 1597, 1579 या फिर 1576? तो सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन 1576। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की? नसीरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? जिसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है ओएस नहीं है, वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। अगला प्रश्न है, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजित किया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? क्रिकेट विश्व कप, हॉकी विश्व कप, कबड्डी विश्व कप या फिर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप? तो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन कबड्डी विश्व कप। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को किस खोज के लिए दिया गया? माइक्रो आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या मैसेंजर आरएनए? सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन माइक्रो आरएनए। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? यूनाइटेड किंगडम, ताइवान, डेनमार्क या जर्मनी? सही आंसर है डी ऑप्शन जर्मनी। अगला प्रश्न है, 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? अमन सहरावत, अच्छदीप सिंह, सरबजीत सिंह या फिर डीटी क्रूज? सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? मेलबर्न, हैमिल्टन, बर्मिंघम या फिर ग्लासगो? सही आंसर है बी ऑप्शन हैमिल्टन। भारत के पहले मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? डाइव इंडिया, वरुणयान, समुद्रयान या फिर विक्रमादित्य? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन समुद्रयान। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी की वापसी स्पेसजेक्स के किस स्पेसक्राफ्ट से हुई? डिस्कवरी, कोलंबिया, ड्रैगन या फिर चैलेंजर? सही आंसर है सी ऑप्शन ड्रैगन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नीचे दिए गई सूची का प्रयोग करिए। कुषाण, पुलकेशन द्वितीय, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त, इनकी उपाधियों के बारे में बात की गई है कि किसको कौन सी है। तो कुषाण जो थे वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। पुलकेशन को दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है। हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ कहा जाता है क्योंकि उत्तर भारत को इन्होंने जीता था। और समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है संगीत में रुचि के कारण। तो इसका सही जो आंसर होगा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा
तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। तो सही आंसर जो है डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सका? भोज, मेहरू भोज, वाकपत मुंज या फिर सिंधुराज? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन सिंधुराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों को सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या से अकुलसित मनों से आनंद का भोग करे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन अशोक। यह कथन जो है अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तालुकादार प्रणाली बंबई, महालवाड़ी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, रैयतवाड़ी मद्रास? तो इसका सही जो आंसर है वो है तालुकादार प्रणाली जो है ये मुंबई की नहीं है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो कौन जो है नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? राज्यों के सभी मंत्री, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री या संघ के राज्यपाल? तो इसका सही जो आंसर है कि नीति आयोग में जो है वो राज्य के राज्यपाल हिस्सा नहीं लेते हैं। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? लास्की ने, वेयर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या बी आर अम्बेडकर ने? सही जो आंसर है वो है केसी वेयर, मतलब कि बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर संसद? जिसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रणब मुखर्जी, अब्दुल गफ्फार खान, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर नेल्सन मंडेला? तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि जब 1954 में जब भारत की शुरुआत की गई थी तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को यह सम्मान एक साथ दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय आय समिति या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग या फिर श्रम आयोग? जिसका सही जो आंसर है सही आंसर जो है वो है आपका डी ऑप्शन श्रम आयोग, क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख 280 में है। योजना आयोग और नीति आयोग या फिर कहें नीति आयोग जो है ये कार्यकारी आदेशों के द्वारा स्थापित किए गए थे, जबकि श्रम आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, नहीं तो वैधानिक निकाय है।